सुबह के तकरीबन 6:30 बजे जब मेरी आंख खुली। जनवरी के अलसाए ठंड को देखते हुए मैंने सोचा कि थोड़ा और सो लेता हूँ। इसी बीच अनायासी मेरी नज़र मोबाइल पर गई और मैंने एक नोटिफिकेशन पढ़ लिया और मेरी नींद हवा हो गई। यूँ तो मार कटाई, अपहरण, शूट आउट, गैंगवार और इन जैसे तमाम चीज़ों को पढ़ना मेरे लिए रोज़ का काम बन गया है, क्योंकि कहानी ही अपराध की होती है। फिर भी मेरे लिए ये यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि सैफ अली खान के ऊपर हमला हो गया है। पहले तो मुझे ये खबर अफवाह लगी, फिर मैंने इसे और भी जगह चेक किया, लेकिन हर जगह यही ट्रेंड हो रहा था कि सैफ पर किसी ने हमला कर दिया है और वो अस्पताल में भर्ती हैं, सर्जरी चल रहा है और सैफ जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया गया। सैफ अली खान जो है उन पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। ये देखिए, सैफ अली खान पर हमले को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में अभिनेता सैफ अली खान पर जानलेवा हमले। वैसे तो बॉलीवुड स्टार्स रोज ही न्यूज में रहते हैं, लेकिन इस खबर ने सबको हिला दिया था। फिर इस हमले के बारे में डिटेल आना शुरू हुई कि कैसे किसी ने उनके घर में घुसकर उन्हें चाकू मार दिया। वो खून से लथपथ एक ऑटो में सवार होकर अकेले ही अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल पहुंच गए। फिर शुरू हुए सवाल कि सैफ के 12वीं मंजिल तक कोई कैसे घुस गया, उसके बॉडीगार्ड्स कहाँ गए, बिल्डिंग की सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, करीना उसके साथ क्यों नहीं थी, सैफ के साथ कौन सा बेटा हॉस्पिटल गया था, इब्राहिम या फिर तैमूर। देखिए, पिछले कुछ समय में ना मुंबई में ऐसा बहुत कुछ हुआ था जिसके वजह से सैफ पर हुए हमले पर सवाल उठ रहे थे, जैसे कि लॉरेंस बिश्नोई के लोगों के हाथों बाबा सिद्दीकी की हत्या, सलमान खान के घर पर फायरिंग, ना जाने कितने फिल्म स्टार्स को धमकाया जा रहा था। ऐसे में सबकी नज़र सैफ के हमले वाली खबर पर टिकी हुई थी कि आखिर इसमें क्या एंगल हो सकता है, आखिर उस रात सैफ के घर में हुआ क्या था, कहीं उससे पहले भी सैफ के साथ कुछ ऐसा तो नहीं हुआ था जिससे कि आज ये सब कुछ हो रहा है। मतलब हर पॉसिबल एंगल जो है वो तलाशे जा रहे थे या फिर लोग आकलन लगा रहे थे, कयास लगा रहे थे। लेकिन इससे पहले कि कुछ और होता, मुंबई पुलिस ने एक आदमी को पकड़ लिया और कहा कि सैफ के घर चोरी करने यही गया था। और जब सैफ ने पकड़ लिया तो उस पर हमला करके ये भाग गया। लोग इस बात को पचा पाते इसके पहले ही उसको छोड़ दिया गया। और अब एक बांग्लादेशी को पकड़ लिया गया है, जिसे पकड़कर पुलिस ये दावा कर रही है कि केस सॉल्व हो गया है। वो भी उस बांग्लादेशी को जिसका चेहरा ठीक से सीसीटीवी वाले आदमी से मिलता भी नहीं है। उस पर भी कई सवाल है कि कहीं मुंबई पुलिस ने फिर से किसी गलत आदमी को तो नहीं उठा लिया। और उससे भी बड़ी बात ये कि सैफ ठीक होकर घर आ गए। दरअसल देखिए, यहाँ बड़ी बात ये नहीं है कि सैफ ठीक हो गई, ये अच्छी बात है, लेकिन जिस अंदाज में सैफ घर वापस लौटे, ऐसे कि जैसे उन्हें कुछ हुआ ही नहीं, बस मामूली सी चोट थी, वो ठीक हो गया। जबकि शुरुआत में माहौल ऐसा बना था कि जैसे बात जिंदगी और मौत के बीच की है। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर सच क्या है। अब देखिए, वो सिर्फ एक एक्टर नहीं है, बल्कि एक रियासत के नवाब भी है। पटौदी रियासत का नाम तो आपने सुना ही होगा। उसके 10वें नवाब है सैफ अली खान। और तो और इनके पिताजी इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके थे। इनके पास 15,000 करोड़ की संपत्ति है। 800 करोड़ रुपए का तो सिर्फ इनका एक पैलेस है। कोई फिल्म करते हैं सैफ तो उसकी फीस भी 10-15 करोड़ रुपए का होता है। ब्रांड डील से भी 1-1.5 करोड़ रुपए इन्हें मिलते हैं। मतलब सैफ के पास वो सब कुछ है जिस पर तमाम डॉन गैंगस्टर की नजर होती है कि ये मोटा पार्टी है, इससे पैसे की उगाही की जा सकती है। और तो और सैफ का पूरा परिवार ही फिल्मों में है। मां शर्मिला टैगोर से लेकर पहली बीवी अमृता और नई बीवी करीना, बेटी सारा और अब बेटा इब्राहिम भी। रिश्ता भी उनका है कपूर खानदान से, जहां रणवीर से लेकर आलिया तक तमाम बड़े बड़े स्टार्स हैं। इसलिए मुझे ये सुनकर बहुत ही अजीब लगा कि सैफ के घर में चोरी की कोशिश हुई है, क्योंकि चोर चोरी करने दबे पाँव वहाँ जाता है जहाँ सन्नाटा हो। वो अमीर लोगों के घर में भी जाता है, लेकिन किसी क्राउडेड जगह पे नहीं। ज़्यादातर मामलों में यही देखा जाता है कि चोर किसी शांत जगह पे, किसी हवेली, किसी ऐसे जगह पर जा रहा है जहाँ उसके पकड़े जाने का खतरा सबसे कम हो। वो क्यों एक फेमस फिल्म स्टार के घर में जाएगा जहाँ पर पेपराजी के कैमरे पहले से ही फिट रहते हैं, जहाँ उसके पकड़े जाने का सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है। अब ये सभी चीज़ें सुनकर मुझे साजिश नज़र आ रहा था कि ज़रूर बात तो कुछ और होगी।
बिना किसी अंदर के सपोर्ट के इतने बड़े स्टार के घर में कोई कैसे घुस सकता है? यहाँ अगर मेरे ही सोसाइटी में मैं ही किसी और टावर में घुसने लगूँ ना, तो वहाँ गार्ड नीचे ही टावर के पास रोककर पूछ लेते हैं कि सर आप किससे मिलने जा रहे हैं, और इतने बड़े स्टार के घर में कोई यूं ही घुस गया। ये सभी चीजें जानने के लिए जरूरी था कि उस रात की पूरी कहानी क्या है वो पता चले। अब तक के हिसाब से जो कहानी थी उसके 2 वर्जन हो सकते थे, क्योंकि खबर यही सामने आ रही थी कि हमले के वक्त 2 लोगों का सामना घुसपैठिए से हुआ था। पहला सैफ के घर में काम करने वाली मेड अरियामा फिलिप उर्फ लीमा से, और दूसरा खुद सैफ से। सैफ उस दौरान कुछ बोलने की हालत में नहीं थे, क्योंकि हमलावर का चाकू सैफ के पीठ वाले हिस्से में कहीं धंसा था और उनका ऑपरेशन चल रहा था, सर्जरी चल रहा था। मेड अरियामा भी घायल हुई थी, लेकिन पूरे होशो हवास में थी, इसलिए मामूली इलाज के बाद पुलिस उससे पूछताछ शुरू करती है और उसने उस रात की पूरी कहानी फिर बयां की। अब इससे पहले कि मैं कहानी में कहीं और बढ़ूं, आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन दे दूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। स्क्रीन पे भी आपको बारकोड दिख जाएगा, तो आप हमारे साथ ग्रुप में जुड़कर पर्सनली हमसे कनेक्ट रह सकते हैं और वहां पर चैनल का जो भी अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिलेगा। तो जल्दी से आप हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ जाइए। अभी लौटते हैं कहानी में। तो 16 जनवरी की देर रात घर में कुल 7 लोग थे। सैफ अली खान, करीना कपूर, उनके दोनों बेटे तैमूर और जहांगीर, इसके अलावा घर में 3 स्टाफ थे। लीमा जो जहांगीर की देखभाल करती है, जुनू जो तैमूर की देखभाल करती है, और तीसरी भी एक मेड थी, गीता। रात के तकरीबन 11 बजे पूरा खान परिवार सोने चला गया, तो लीमा भी जहांगीर को सुलाकर सोने चली गई। इसके बाद करीब 3 घंटे गुजरे होंगे, तभी अचानक रात के लगभग 2 बजे लीमा को जहांगीर के रूम के बाहर बाथरूम में कुछ आहट सुनाई दी। पहले उसे लगा कि शायद करीना पार्टी से लौट चुकी है और जहांगीर को देखने कमरे में गई होगी, लेकिन फिर लीमा को कुछ शक हुआ, क्योंकि जो आहटें उसे सुनाई दे रही थी वो जानी पहचानी नहीं, अजनबी थी। इसलिए वो अपने कमरे से बाहर निकली और बाथरूम की तरफ गई। दरवाजा खोलते ही उसे एक परछाई नजर आई, जिसने अपने सर पर एक कैप पहन रखी थी। लीमा डरकर बाहर आ जाती है और वो शख्स जहांगीर की कमरे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन लीमा को देखते ही वो इशारों में उसे चुप रहने की धमकी देता है। वो धीरे से कहता है, आवाज मत करना, कोई आवाज नहीं, कोई बाहर नहीं आएगा। इसके बाद लीमा ने उससे पूछा कि वो ये सब क्यों कर रहा है, उसे क्या चाहिए। इस पर उसने धीरे से जवाब दिया, पैसे चाहिए। लीमा ने उससे जैसे ही पूछा कि कितने पैसे चाहिए, वो बोल पड़ा 1 करोड़। सैफ अली खान जितने अमीर हैं उसके आगे ये पैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चोर अगर डायरेक्टली 1 करोड़ मांग रहा है, वो भी बच्चों के कमरे में घुसकर, इसका मतलब मुझे तो ये साफ समझ आता है कि उस चोर को घर का और घर वालों का सब कुछ पता था। लीमा उसके हाव भाव को देखकर समझ गई कि यहाँ जरूर कुछ बहुत ही गलत होने वाला है, इसलिए वो तुरंत जहांगीर की तरफ बढ़ी और उसे अपने कस्टडी में लेना चाहा। तभी वो आदमी जिसके हाथ में हेक्सा ब्लेड था, वो लीमा पर झपट पड़ा और उसके हाथ को घायल कर दिया। जख्म पड़ते ही लीमा जोर से चीख पड़ी। देर रात उसकी चीख सुनकर घर की एक दूसरी स्टाफ जुनू और सैफ करीना की भी नींद टूट गई। दोनों जब अपने कमरे से बाहर आए तो अपने ही घर में एक अजनबी और उसके हाथों में हथियार देखकर एकदम हैरान हो गए। अब इससे पहले कि वो लीमा और बच्चों को कुछ करता, उससे पहले सैफ उसके सामने आ जाते हैं। सैफ को देखते ही वो उनके ऊपर हमला शुरू कर देता है। इस दौरान घर की तीसरी स्टाफ गीता भी वहां पहुंच चुकी थी। वो भी सैफ की तरफ से बीच बचाव कर रही थी। डुप्लेक्स में मौजूद सभी लोग अब एक जगह थे। हमलावर सैफ के ऊपर बार बार वार कर रहा था, लेकिन फिर भी सैफ उसे छोड़ नहीं रहे थे, क्योंकि उनके सिवा उस घर में उस वक्त कोई और ऐसा नहीं था जो बाकी सभी लोगों को प्रोटेक्ट करे। थोड़ी देर की गुत्थम गुत्थी के बाद सैफ और गीता ने मिलकर लगभग हमलावर को काबू कर लिया था, लेकिन हथियार अभी भी उसके हाथ में। इस बीच सैफ और बाकी सभी स्टाफ अचानक उस कमरे से बाहर की तरफ दौड़ पड़े और इससे पहले कि वो हमलावर बाहर आता, सैफ ने दरवाजा बाहर से ही बंद कर दिया। यानी कि वो हमलावर अब घर के ही एक कमरे में बंद था।
घर का माहौल काफी तनावपूर्ण था और हमलावर अभी भी उनके घर में मौजूद था। इसलिए सभी उस डुप्लेक्स के ऊपर वाले कमरे में चले गए जहां सैफ और करीना का कमरा है। थोड़ी देर बाद सारे लोग नीचे आए। उन्हें यकीन था कि हमलावर अभी भी कमरे में बंद होगा, लेकिन जब उन्होंने पूरी तैयारी के साथ दरवाजा खोला तो उस कमरे के अंदर कोई भी नहीं था। सभी एक दूसरे को देख रहे थे कि आखिर वो कहां जा सकता है। इसी बीच उनकी नजर कमरे में मौजूद खिड़की पर गई जो बाहर की तरफ खुला था, मतलब वो वहीं से भागकर निकला होगा। जब उन्हें यह एहसास हो गया कि हमलावर सच में भाग चुका है, तब जाकर वो थोड़े शांत हुए। लेकिन इसी बीच सभी ने देखा कि सैफ बुरी तरह से घायल हो गए हैं। उनके शरीर के कई हिस्से से खून रिस रहा है। उनका सफेद कुर्ता पूरा लाल हो चुका है। लीमा को बहुत ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन गीता भी थोड़ी घायल हो गई थी। अब इस वक्त पर जाकर घर का ही एक स्टाफ फौरन सैफ के बेटे इब्राहिम को फोन करते हैं, उसे सारी बात बताते हैं। इब्राहिम भी इसी अपार्टमेंट की 6ठी मंजिल पर रहता है। तो जैसे ही उसे पता लगा कि पिता घायल हो गए हैं तो वो भागते हुए ऊपर आया। सैफ की हालत तुरंत अस्पताल पहुंचाने जैसी थी, लेकिन देर रात होने की वजह से कोई ड्राइवर घर पर नहीं था। घर के नीचे जो गाड़ी पार्क थी वो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक कार थी जो इब्राहिम को चलाने नहीं आता है। इधर सैफ के शरीर से लगातार खून निकलता ही जा रहा था। उनके शरीर का पूरा कपड़ा लाल हो चुका था। कहीं मामला क्रिटिकल न हो जाए, इसलिए इब्राहिम बिना वक्त गवाए बाकी स्टाफ के साथ मिलकर सैफ को लिफ्ट के जरिए नीचे लाते हैं। किस्मत से उस वक्त अपार्टमेंट के बाहर ही एक ऑटो वाला खड़ा होता है, जिसे घर की ही एक स्टाफ चीख कर बुलाती है। वो ऑटो वाला भी देखता है कि एक आदमी खून से लथपथ है। वो तुरंत अपना ऑटो लेकर आता है। इब्राहिम ने भी आनन फानन में उस ऑटो में ही सैफ और गीता को बिठाकर नजदीक के अस्पताल लीलावती अस्पताल में ले जाते हैं। इस वक्त रात के तकरीबन 3 बजने वाले थे और इसके बाद जब ये खबर बाहर आई तो मीडिया में आग की तरह फैल गई। सैफ पर हुआ ये हमला अब तक अंसलजी पहेली थी, क्योंकि कई सवाल थे। आखिर ये चोर अंदर कैसे पहुंचा? मकसद चोरी ही था या कुछ और? कहीं सैफ के घर के अंदर के कोई लोग तो नहीं मिले हैं? कहीं सैफ की मेड कोई झूठी कहानी तो नहीं बना रही? ऐसे कई सवाल तो मेरे दिमाग में भी घूमने लगा। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये सब कुछ ना मेरे दिमाग का उपज था, क्योंकि केस ऑनगोइंग था, अभी भी है, और तो और पुलिस के पास इस वक्त तक कुछ भी नहीं था। उनके सारे बयान स्पेकुलेशन के आधार पर ही था कि ऐसा हुआ होगा, हमें ऐसा लगता है। मतलब उनके पास कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं था, कोई कंक्रीट जवाब नहीं था। यहाँ तक कि शुरुआत में उनके पास कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं था। कई घंटे गुजर जाने के बाद भी उस अपार्टमेंट में जहाँ सैफ अली खान रहते हैं वहाँ उन्हें सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली। दिन ऐसे ही बीता। जो जरूरी अपडेट्स आ रहे थे वो मैं भी पोस्ट कर रहा था। इसी बीच पुलिस को एक ब्रेक थ्रू मिला, देरी से ही सही, लेकिन वो एविडेंस पुलिस को मिल गया जिसके जरिए उनके पास एक सस्पेक्ट तो था, और ये एविडेंस था सीसीटीवी फुटेज। आरोपी का पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। जी हाँ, आप देखिए ये तस्वीरें, गौर से देखिएगा। यही वो शख्स बताया जा रहा है जिसने सैफ अली खान पर रात के 2 बजे हमला किया है। पहला सीसीटीवी फुटेज। बारी बारी से मीडिया में वो सीसीटीवी फुटेज भी सर्कुलेट हुए, कभी ऊपर जाते हुए तो कभी नीचे आते हुए, जिसके जरिए नई नई कहानी भी गढ़ी जाने लगी। अब तक सैफ खतरे से बाहर आ चुके थे। डॉक्टर्स ने भी उनके ट्रीटमेंट का पूरा प्रेस ब्रीफ दे दिया था कि हमले में सैफ के ऊपर 6 वार हुए थे, जिसमें से 2 जख्म गहरे थे, और हमलावर ने सैफ के रीढ़ पर 1 वार तो ऐसा किया था कि चाकू का एक टुकड़ा अंदर ही टूट गया था। लेकिन सर्जरी सक्सेसफुल रहा और अब सैफ जल्द ही ठीक हो जाए। हमले की इंटेंसिटी सुनकर ऐसा लग रहा था कि मानो उस हमलावर ने अपने बचाव में नहीं बल्कि जान लेने के लिए ही चाकू चलाई थी। उसी हमलावर की 2 वीडियो हर जगह वायरल हो रहा था, एक नंगे पांव ऊपर की तरफ जाते हुए और दूसरा जूता पहनकर भागते हुए। कई पुराने क्राइम रिपोर्टर से इस सीसीटीवी पे ये सुनने को मिला कि प्रोफेशनल चोर ऐसा ही करते हैं, वो नंगे पांव जाते हैं ताकि उसकी आहट किसी को सुनाई न दे। और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें भी ऐसा ही था। जब वो चोर ऊपर जा रहा था तब उसका बैग भरा हुआ था और पाँव खाली था, और लौटते वक्त बैग खाली था और पाँव में जूता, तो जरूर जूते उसके बैग में रहे होंगे। अब ये सारी बात तो मुझे काफ़ी कन्विंसिंग लगी, लेकिन मेरा एक पर्सनल सवाल है यहाँ
अगर वो चोर है, नंगे पांव घर के अंदर घुसा, फिर हाथापाई हुई, कमरे में बंद हुआ, तो वो कमरे में बंद होकर पहले जूता पहन रहा होगा। या किसी पर अगर उसने जानलेवा हमला कर दिया है, वो भी अचानक से, तो वो घबराहट में जैसे तैसे भागेगा ना, क्योंकि चोर तो चोर होता है, कोई साइकोपैथ किलर नहीं जो पहले तसल्ली से जूता पहनेगा फिर भागेगा। खैर, इन सभी सवालों का जवाब हमलावर की गिरफ्तारी थी, जिसके लिए पूरी मुंबई पुलिस जुट गए थे। यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड के जमाने वाले इनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक भी जांच के लिए सैफ के घर पहुंच चुके थे। इधर मुंबई पुलिस सैफ पर हमले के बाद जब इस अपार्टमेंट में पहुंची और यहाँ तफ्तीश की, तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि जिस अपार्टमेंट में सैफ के अलावा भी 10 और परिवार रहता है, वो भी हाई प्रोफाइल। कितने हाई प्रोफाइल, उसका अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि सिर्फ सैफ अली खान ही इस अपार्टमेंट में लगभग 80 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, तो बाकियों का भी यही हिसाब किताब होगा। और ऐसे अपार्टमेंट में सुरक्षा के नाम पर धोखा हो रहा था। खुद सैफ के घर के अंदर तो छोड़िए, बाहर भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे। यहाँ तक कि इस अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के पास अपना कोई निजी गार्ड भी नहीं था, कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी। और सैफ जैसे सेलिब्रिटी के पास भी अपना कोई पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। सुरक्षा के नाम पर बस इस अपार्टमेंट के मेन गेट पर 2 और पीछे के गेट पर बस 1 सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहते हैं। यहाँ तक कि गेट पर उनके पास कोई विजिटर रजिस्टर भी नहीं था, यानी आने जाने वाला का कोई ब्यौरा नहीं होता है। और इनके पास गेट पर भले ही गार्ड है, लेकिन पीछे की बाउंड्री वॉल इतनी छोटी है कि कोई भी कूद कर अंदर आ जाए, तो हो सकता है कि वो चोर भी इसी रास्ते से अंदर आया हो। अब इतना कुछ पता चलने के बाद मुंबई का सारा चोर बाजार, चोरों की सारी बारात, उनके सरदार को मुंबई पुलिस की 35 टीमें खंगाल रहे थे। और ये सब कुछ करते हुए 36 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका था, यानी 17 तारीख। पर इस चोर का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। सीसीटीवी से मिली तस्वीर के जरिए क्रिमिनल्स के नेशनल डाटाबेस को भी खंगाला जा रहा था। इस चोर के फोटो को मैच कराने की कोशिश हो रही थी, लेकिन कहीं से भी कुछ भी रिजल्ट सामने नहीं आ रहा था। लेकिन इसी दिन सैफ के केस में फिर से एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आया। Saif Ali Khan's attacker has been arrested. His residence in Mumbai has been arrested. The suspect has been held in Saif's stabbing case. गिरगांव से गिरफ्तार हुए शख्स का नाम शाहिद था। पुलिस के दावे के मुताबिक इस शख्स के ऊपर 5 हाउस ब्रेक के मामले पहले से दर्ज थे और सैफ पर हमले से पहले इसने 14 जनवरी को शाहरुख खान के घर की भी रेकी की थी। इस खबर ने कई थ्योरी सामने ला दी। कोई उसे सीरियल हाउस ब्रेकर कहने लगा, तो कोई उसे वो चोर मानने लगा जो सिर्फ सेलेब्स को ही टारगेट करता है। हालांकि इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि इसका चेहरा सीसीटीवी वाले सस्पेक्ट से मिलता भी है या नहीं। खैर, दोपहर तक पुलिस को अपनी गलती समझ में आ गई और उन्होंने दावे को बदलते हुए बयान दिया कि शाहिद का सैफ वाले हमले से कोई लेना देना नहीं है और सैफ के मामले में किसी की भी कोई ऑफिशियल गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामला फिर से एक स्टेप पीछे आ गया था। पुलिस का हाथ फिर से खाली था। हालांकि जांच अभी भी चल रही थी। पुलिस की 35 टीम अलग अलग जगह पर इस हमलावर को तलाश रहे थे, खास करके सारे ट्रेवलिंग रूट पर जहां से वो भाग सकता था। नेशनल लेवल पर इस चोर के लिए सर्च चल रहा था। इसी बीच अगले दिन 18 तारीख को शनिवार को छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया, जिसका नाम आकाश बताया गया। मुंबई पुलिस की एक टीम तुरंत दुर्ग के लिए रवाना हो गई। हालांकि अगर आप आकाश की तस्वीर देखेंगे तो एक सेकंड में बता देंगे कि सीसीटीवी वाला बंदा तो ये बिल्कुल भी नहीं है। यही हुआ भी। आकाश का सैफ पर हुए हमले में कोई रोल नहीं मिला और उसे छोड़ दिया गया, यानी कि मुंबई पुलिस का दूसरा दाव भी फेल हो चुका था। मुंबई पुलिस की काबिलियत पर सवाल उठ रहे थे और सस्पेक्ट अभी फरार था। और मुंबई पुलिस जिस आरोपी को ढूंढते ढूंढते दुर्ग पहुंचे जा रहे थे, उसका टिप एक बार फिर से मुंबई से ही मिल जाता है। दरअसल पुलिस के हाथ 9 जनवरी का एक सीसीटीवी फुटेज लगा, जो कि बांद्रा रेलवे स्टेशन का था। उस दिन हमलावर, यानी कि जिसे अभी हमलावर बताया जा रहा है, वो पुलिस को एक बाइक पर दिखा। पुलिस ने चेहरा पहचानने वाली तकनीक से आरोपी की पहचान की, पता किया और बाइक नंबर से बाइकर का भी पता निकाला गया। बाइक कॉन्ट्रैक्टर जितेंद्र पांडे का था, लेकिन हमलावर वो नहीं था, बल्कि उसने हमलावर को अपने बाइक पर बिठाकर कहीं छोड़ा था और उसके मुताबिक हमलावर थाने में कहीं हो सकता था। पुलिस की एक टीम जो हमलावर को ट्रेस कर रही थी, उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन दे दिया गया।
अब वो सैफ के हमलावर को तलाशते हुए थाने के एक लेबर कैंप में पहुंच गए और अपने सस्पेक्ट की तलाश करने लगे। पूरे लेबर कैंप में अफरा तफरी मच चुका था। पुलिस की लगभग 100 लोगों की टीम उसे ढूंढ रही थी। इस बीच एक संदिग्ध आदमी दिखा जो झाड़ियों में कहीं छुप रहा था और पुलिस को देखकर भाग रहा था। फिर क्या, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआत में पता चला कि उसका नाम विजय दास है, लेकिन उसके पास इस बात का कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था और ना ही भारत में उसके किसी पक्के ठिकाने का सबूत था। यानी सवाल ये उठने लगा कि वो भारत का है भी या नहीं। फिर जब सख्ती से पूछताछ हुई तो पता लगा कि ये भारत का तो है ही नहीं, बल्कि एक बांग्लादेशी है, मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, जो कि इलीगली नदी के रास्ते 6 महीने पहले भारत में घुसा था। उस वक्त जब शेख हसीना वाला पूरा मामला चल रहा था, उस वक्त ही इस्लाम इलीगली भारत में घुसा था। आगे पुलिस की जानकारी के मुताबिक सैफ के घर में उस चोर का घुसना कोई प्लानिंग नहीं, बस एक इत्तेफाक था। उसे तो हमला करने के अगले दिन पता चला कि उसने फेमस एक्टर सैफ अली खान पर हमला किया है और जब हर जगह उसे ढूंढा जाने लगा तो वापस से बांग्लादेश भागने की तैयारी करने लगा। लेकिन इसी बीच पुलिस ने उसे पकड़ लिया और दावा तो ये भी किया जा रहा है कि अपार्टमेंट और सैफ के घर पर जो अनगिनत फिंगरप्रिंट मिले हैं, एसी डक्ट से, विंडो पे, सीढ़ियों पे, फायर एग्जिट पे, उस सब को कलेक्ट कर लिया गया है और वो इस्लाम के फिंगरप्रिंट से मैच भी कर गए हैं, जो इस मामले में आगे चलकर अहम सबूत बनेंगे। साथ ही उन कपड़ों को भी बरामद कर लिया गया है जो उस रात इस्लाम सीसीटीवी में पहने दिख रहा है। यानी पुलिस के दावे के मुताबिक तो ये केस लगभग सॉल्व है कि ये चोरी का अटेम्प्ट था जो इस्लाम ने किया था और उसी बीच उसने हमला भी कर दिया था सैफ के ऊपर। हालांकि दूसरी ओर मीडिया में चोर की इमोशनल स्टोरी भी चल रही है कि गरीबी थी, माँ बीमार थी, इसलिए इस्लाम बांग्लादेश से एक एजेंट के थ्रू इलीगली इंडिया में आया ताकि काम तलाश सके, लेकिन था घुसपैठिया, इसलिए कहीं काम मिलना मुश्किल था। कहानी तो ये भी चल रही है कि कहीं काम से निकाला गया, इसलिए उसने चोरी करने की ठानी। सैफ के अपार्टमेंट में गार्ड सो रहे थे तो वो चोरी करने के लिए चला गया। सैफ के घर में इसलिए घुसा क्योंकि कहीं भी एसी डक्ट से घुसने का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ सैफ का ही डुप्लेक्स ऐसा था जिसका पीछे का गेट खुला हुआ था। कई जगह तो ये भी खबर चल रही है, कोई एक्स पर दावा कर रहा है, न्यूज रूम में भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस्लाम शायद वो आदमी है ही नहीं जो असली आरोपी है, जो सीसीटीवी में दिख रहा है। It is not the same person in those CCTV images. Comparing it with the person who's finally been arrested doesn't look at all like the other 3 images. तो कहीं पुलिस ने फिर से किसी तीसरे गलत इंसान को तो नहीं पकड़ लिया है। कई जगह आप देखिए सीसीटीवी फुटेज और इसके फेस को साथ साथ में रख के भी दिखाया जा रहा है कि इस दोनों में कितना डिफरेंस है। कहीं पुलिस मामले को रफा दफा करने के लिए किसी को भी तो नहीं पकड़ रही है। ऐसे भी कई सवाल उठ रहे हैं, कहीं ये जल्दीबाजी का नतीजा तो नहीं है, क्योंकि चोर के बयान के मुताबिक उसके चोरी करने का मोटिव तो बहुत ही कैजुअल है, हालात के चलते चोरी करने पहुंच गया। लेकिन जिस तरह वो चोरी करने पहुंचा वो तरीका बहुत ही प्रोफेशनल था, नहीं तो कोई यूं ही किसी हाई प्रोफाइल अपार्टमेंट में क्यों घुसेगा? क्यों वो नीचे के 10 महले को छोड़ के सीधे 11वें या 12वें महले पर पहुंचेगा चोरी करने के लिए? कैसे जो आदमी खुद को शाहरुख खान का फैन बताता है वो सैफ अली खान को जानता ही नहीं है, उसे पहचानेगा ही नहीं? उसे अगर बिना चोरी किए ही भागना था तो वो चाकू छुरा दिखाकर भी भाग सकता था। उसने जानलेवा हमला क्यों किया? पर्सनली मुझे तो ये समझ नहीं आता कि एक चोर जो हालात के मारे चोरी कर रहा है वो 1 करोड़ रुपये क्यों मांगेगा? किडनैपर्स ऐसे डिमांड करते तो समझ में आता, लेकिन एक चोर नहीं, कुछ तो झोल है, बात कुछ और है। हालांकि मामला अभी ऑनगोइंग है, कुछ भी हो सकता है। कई सवाल तो उठ ही रहे हैं, या आप भी देख रहे होंगे, और खास तौर पे ये सवाल कि सीसीटीवी से इसका चेहरा मैच कर रहा है या नहीं। अगर इसका चेहरा मैच नहीं कर रहा है तो वो सीसीटीवी वाला बंदा कौन है? कहीं वो कोई और तो नहीं? और अगर यही असली आरोपी है तो सीसीटीवी में ये क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है अभी इस केस में कि आखिर असली आरोपी कौन है। बाकी सैफ पर जो सवाल उठ रहे हैं कि वो इतने जल्दी ठीक होकर घर कैसे लौट गए,
खैर इस मामले पर तो सबसे ज़्यादा ये कहना चाहिए कि अगर सैफ के ऊपर हमला हुआ वो ठीक हैं तो ये सबसे अच्छी खबर है कि वो ठीक है और वो घर लौट गए हैं। वो तस्वीर भी हम सभी ने देखी। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर इतनी बड़ी सर्जरी हुई, प्लास्टिक सर्जरी हुई, तो इतने जल्दी ऐसे रिकवर होकर कैसे लौट रहे हैं जैसे किसी फिल्म के शूट से लौट रहे हों। खैर इससे अलग क्राइम के चैनल पर क्राइम की कहानियों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि असली आरोपी वो है या नहीं। अगर ये असली आरोपी नहीं हुआ तो पुलिस के कई दावे फेल हो जाएंगे, उनकी बहुत किरकिरी होगी, एक तरह से सीधे सीधे तौर पर कहा जाए तो। लेकिन अगर यही असली आरोपी है तो सीसीटीवी से उसका चेहरा मैच क्यों नहीं हो रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। वैसे ये केस देखिए ऑनगोइंग है। पुलिस का आखिरी रिपोर्ट जब तक नहीं आता, जब तक हर चीज़ क्लियर नहीं हो जाता, बाहरी प्रेशर से ये केस बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट भी हो सकता है। इसलिए पुलिस के फाइनल रिपोर्ट का भी इंतजार करना चाहिए। लेकिन इस बीच आपको क्या लगता है वो भी बहुत ज़रूरी है। आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके दिमाग में ये आरोपी कैसा है और क्या ये सच में ये सब कुछ जितना सिंपल दिख रहा है उतना ही है या मामला कुछ और है जो हम समझ नहीं पा रहे या हम देखना नहीं चाहते। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप कहाँ से कहानी देख रहे हैं वो भी ज़रूर लिखिएगा और आगे आप कैसी कहानी देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि आप हमसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे। स्क्रीन पर आपको QR कोड दिख रहा होगा, स्कैन करके सीधे ग्रुप से जुड़िए जहां बातचीत करेंगे और चैनल का हर अपडेट आपको वहां मिलेगा। तो जल्दी से जुड़ जाइए। आज की कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश आपसे यूं ही मिलता रहूँगा अपने कहानियों के साथ। आप सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।